वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, ज़िंदगी की जंग वही जीतते हैं जो मसाइब के सामने, मुश्किलात के सामने हथियार नहीं डालते और मुश्किलात को मौके में बदलने का हुनर जानते हैं। हाँ, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली नौशीन बरकत का शुमार भी ऐसे ही हिम्मतमंद जो अफराद हैं उनमें होता है, जो गुज़श्ता 2 बरसों से ऑनलाइन शहद फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, नौशीन जो हैं वो ख़ुद कराची में रहती हैं और उनकी जो वालिदा हैं और कुछ मकामी ख़वातीन भी उनके साथ शामिल हैं, वो वादी हुंजा में शहद की मक्खियों की जो है वो परवरिश करती हैं और फिर शहद तैयार करती हैं, और वो जो शहद तैयार होता है फिर वो नौशीन बरकत को कराची भेजती हैं। इतनी मेहनत की जाती है और फिर नौशीन जो है वो यहाँ पर। ये बहुत से लोग वैसे जो है शहद का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच भी रहे होंगे, लेकिन हम ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जिद्दोजहद का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब उनके बेटे की पैदाइश के वक्त उसके जिस्म के निचले हिस्से में दर्जनों फ्रैक्चर्स थे। बेटे को रोज़ाना अस्पताल लेकर जाना होता था, फिजियोथेरेपी होती थी, और वो डिप्रेशन में चली गई अपने मासूम बच्चे की जो है हालत देखते हुए। फिर बहुत ज़्यादा टाइम उधर लग जाता था, हर वक्त बच्चे के ख्याल आता था कि इसकी सेहत कैसे बेहतर होगी, फिर लेके जाना। वो इस सारे मतलब के मसाइल के अंदर उन्होंने सोचा कि वो खुद को कहीं पर मसरूफ़ कर, बिल्कुल कुछ ऐसा काम कर लिया जाए कि कोई अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो। और ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए जिससे जहनी हालत जो है वो जो डिप्रेशन में चली गई थी उसको उन्होंने कहा कि वो वापस आ सकें और वो बेहतर हो सके और आमदन भी हो, ताकि जो अपने बच्चे को जिस तरह से वो कह रही थी कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनको मुश्किल भी थी, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे को भी अच्छा वक्त दे सकें। और नौशीन बरकत ने यह भी कहा कि 2 साल में उनके काम को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और अब जो है वो इस काम को मज़ीद वुसअत देने का सोच रही है, इसको दोबारा से मतलब कह रही है। तो वो एक मुश्किल में थी, वहाँ से उन्होंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने फ़ैसला किया और वो फ़ैसला जो है वो अल्लाह ने उनके हक़ में बेहतर साबित किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने इसीलिए मुनफरिद थोड़ी स्टोरी थी, क्योंकि शहद तो हर कोई मतलब बना के सेल भी कर सकते थे, तो मुनफरिद तो हमने आपके साथ शेयर किया। अब हम नौशीन से बात ही कर लेते हैं कि वो कामयाब कारोबार जो है चलाए तो किस तरह से चला रही हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नौशीन, आपका शहद का कारोबार करने का सफ़र कैसे आगाज़ हुआ? ज़रा हमारे साथ वो स्टोरी जो है शेयर कीजिएगा तो हमारे नाज़रीन के साथ भी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी मदर का बिज़नेस है तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर ने शुरू किया था हम सब बहन भाइयों के लिए। हम सब बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं। तो उन्होंने एक बॉक्स से बेसिकली शुरू किया था, एक बॉक्स से स्टार्ट किया, क्योंकि हम सबको हनी बहुत पसंद है। तो मार्केट में जो आपको हनी मिलता है उसको कुछ आपको पता नहीं होता कि वो कितना प्योर है। तो उन्होंने ख़ुद से शुरू किया, उसके बाद उन्होंने हमारे इलाके के कुछ और ख़वातीन को मिलाया अपने साथ और एक टीम बनाई। अच्छा, मेरी वालदा जो हैं वो बस हम सबको सेंड करती थी, वो बेचना ऐसा कुछ होता नहीं था, जिसको ज़रूरत हुई वो दे देती थी। लेकिन जो मेरी मामा के साथ जो ख़वातीन है वो इसको एज अ ज़रिया मुआश उनका बन गया था, इससे वो इनकम जनरेशन वो उनको मतलब इसको बेचती थी प्रॉपर्ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इतना अच्छा जब काम कर रहे हैं इसको हम एक बड़े लेवल पे लाया जाए, और बस वालदा मोहतरमा का साथ दिया और हमने शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। नौशीन, ये भी हमें बताइएगा, ख़वातीन अपना कारोबार कर रही होती हैं, बहुत से ख़यालात आ रहे होते हैं, फिर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा होता है। आपकी वालिदा ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो ये इंतहाई मुश्किल टास्क था। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चैलेंजेस क्या थे? जब से हमने शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों का, क्योंकि अब लोगों का ट्रेंड जो है वो ऑर्गेनिक और प्योर चीज़ों की तरफ बहुत जा रहा है, ठीक है। और जो लोग डेली हनी कंज्यूम करते हैं उनके लिए डिफ्रेंशिएट करना कोई मुश्किल नहीं होता। जब आप दूसरे हनी आप खाने के बाद आपको एक रॉ और प्योर हनी मिल जाता है तो एकदम से उनको पता लग जाता है कि हाँ, ये चीज़ जो है इसमें कोई चीज़ मिलावट नहीं है या एक प्योर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बिकॉज हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी जाते हैं। तो ऑनलाइन तो ये होता है कि आपने कस्टमर को डील किया और आपने बेच दिया, लेकिन एग्जीबिशंस वो होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली जो है अपने कस्टमर को से बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा हमें मौका मिल रहा होता है अपनी बात पहुंचाने का या अपनी स्टोरी बताने का, अपने बारे में बताने का। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अच्छा। आखिर ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के शहद में ख़ास बात क्या है और ये आपकी कस्टमर्स में कैसे इतना ज़्यादा फेमस हो गया?
गिलगित बल्तिस्तान जब हम नाम सुनते हैं तो हमें वादियाँ हमारे जहन में आती हैं, ग्रीनरी जहन में आती है, और बिल्कुल ऐसा ही है कि यहाँ पे क्योंकि पोल्यूशन नहीं है इतनी ज़्यादा, और यहाँ का जो फ्लोरा है ना वो बहुत यूनिक है पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो मैं 3 टाइप के मैं हनीज़ की बात करूँगी। एक तो हमारे पास एकाशिया है जिसको कीकर कहा जाता है। सेकेंडली रशियन ऑलिव को हमारी ज़बान में गिंडावर कहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावा आपको बहुत ही कम मतलब ना होने के बराबर आपको दूसरे इलाकों में मिलेगा। तो और एक और है दूसरा हर्बल, ठीक है, हर्बल है, इसको मल्टी फ्लावर भी बोला जाता है। तो ये ऐसे जायके हैं जो आपको यहाँ के अलावा जो है आपको और कहीं नहीं मिल सकते। और एक और बात ये है कि देखें ऐसी जो हनी बीज़ हैं वो किस तरह अपनी खुराक बनाते हैं। एक तो वो नेक्टर लेते हैं और दूसरी चीज़ वो पानी लेते हैं। और नेक्टर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को जो यूनिक फ्लोरा है उससे लेंगे, और वाटर जो है यहाँ के ग्लेशियर से और यहाँ के स्प्रिंग से लेंगे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि गिलगित बल्तिस्तान के शहद में और दूसरे शहद में कितना फ़र्क होगा। नौशीन, अभी तो आप ऑनलाइन जो है वो बेच रही हैं, मुस्तकबिल में क्या कोई प्लान बना रखा है कि बाकायदा तौर पर जो है कोई इसको बेचा जाएगा, इसको वुसअत दी जाएगी और इसको इंटरनेशनली भी कोई ब्रांड बनाया जा सकता है? जी, बिकॉज़ हमने जो शुरू किया था 2 बॉक्सेस से अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है 50 बॉक्सेस हैं, और हम लोग जो है इसको और एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी ये कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी ख़वातीन अगर वो हनी एक्सट्रैक्शन का काम कर रही हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बॉक्सेस हैं, तो मैं जो है उनकी मतलब एक ऐसा काम करूँ कि उन सबको एक अलाइंस बना के, एक एसोसिएशन बना के इस अम्ब्रेला के अंडर सबको ले आऊँ, ताकि इसमें कलेक्टिवली सबका फ़ायदा हो। तो ये इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। और इसके अलावा मेरा ये प्लान है कि हम इसको पाकिस्तान लेवल पे, गिलगित बल्तिस्तान के लेवल पे फ़र्स्ट एवर वुमेन बी कीपिंग एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, जहाँ पे जो एक यानी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इमेज दे पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का, कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़वातीन नहीं कर सकती, हर वो ख़वातीन बढ़ चढ़ के ले सकती हैं। और स्पेशली हनी बी की बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है हम अपना कारोबार करें, उन्हें क्या टिप्स देंगी कि वो भी अपना कारोबार कर सके? और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि जो मौशी डिप्रेशन है इससे किस तरह से निकला जा सकता है, ज़रा ये ज़रूर बताइएगा। देखिए, अस्कुर मैंने इसीलिए बनाया था जब मैं एक ऐसे फेज़ में थी मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपने ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन मरहला है उसको एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया था। अपने बेटे की कंडीशन की वजह से मुझे डेली हॉस्पिटल विज़िट्स करने पड़ते थे, तब मुझे ख्याल आया था इस अस्कुर को बनाने का। और अस्कुर का बहुत बड़ा हाथ है मुझे मेंटली जो है हेल्दी रखने में, फ्रेश रखने में। तो जो ख़वातीन इस बिज़नेस में आना चाहती हैं, कोई सा भी बिज़नेस करना चाहती हैं, उनको मेरा यही पैगाम है कि मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, और इस दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए अपनी सलाहियतों पे और शुरू कीजिए, और अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियाँ और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं। सही, मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं आप कारोबार, और ख़वातीन को ख़ास तौर पर उन्हें पैगाम दिए, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी है, तो मेरा ख्याल है हमें भी नौशीन से ये शहद मंगवाना चाहिए। हाँ, नहीं, ये देखें जितनी तारीफें हमने सुनी है। इसके अंदर हासिल क्या था? हासिल ये है कि आपको मेहनत करनी है, आपको मतलब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ हमारी दुनियावी परेशानियां ऐसी होती हैं, और औलाद की परेशानी से बढ़कर परेशानी क्या हो सकती है। तो वो उस परेशानी में उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया, कुछ और मुझे करना चाहिए। तो देखें, जो भी हालात हैं, मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किलें आ रही होती हैं, लेकिन हमें उसके अंदर जो है खुदा पर भरोसा रखना है, खुदा पर यकीन रखना है। अल्लाह ताला पर जब हम यकीन रखेंगे तो रास्ते निकलते चले बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना, मेहनत में अजमत है, तो फिर मेहनत करेंगे तो फिर आपको उसका फल तो मिलेगा। अब हम आपको थोड़ा सा इंग्लैंड लेके चलते हैं, इंग्लैंड की भी सैर करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी टीम सैर ही कर रही है और तो कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा। क्रिकेट तो हमारी तरफ से उतनी अच्छी खेली नहीं जा रही है, बस टूर ही मेरा ख्याल लगाया बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब पाकिस्तान और इंग्लैंड कल जो है पहले T20 मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे, अब देखना है कल क्या करते हैं। खैर, वनडे सीरीज़ में बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट शायकीन ने जो है अब शाहीनों से T20 सीरीज़ में बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद
वनडे लगा लिए, जैसे हम तीसरे मैच से भी लगा रहे थे वैसे तो। अच्छा, वैसे अब तो नोटिंगम में उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ भी किया है। वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान को 3-0 से वाइट वॉश करने वाली इंग्लिश टीम ने T20 सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और वो कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान के लिए। मॉर्गन हैं जो कि कप्तानी करेंगे, आइसोलेशन मुकम्मल करने वाले जो दीगर खिलाड़ी हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, और वनडे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई साकिब महमूद फास्ट बॉलर ने और पाकिंसन ने, तो उनको भी स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। अच्छा, अब देखा जाए तो पहले बी टीम ही से हैंडल नहीं हुई थी पाकिस्तानी टीम से, अब सीनियर आ गए तो पता नहीं क्या होता है। खैर, इंग्लैंड के हाथों वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश शिकस्त ने पाकिस्तानी शायकीन का भी दिल तोड़ दिया, और तीसरे वनडे में शिकस्त के बाद PCB इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी उन्होंने किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। गो मिसबा गो के नारे लगते रहे, और गो वकार यूनुस गो के भी नारे लगते रहे। और इस मौके पर शायकीन ने यह भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्रिकेट की साख बचाने के लिए PCB को, पूरी इंतज़ामिया को अब फारिग कर दे, और एहतजाज के दौरान ये जो नारे लगाए गए हैं वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के नारे लग रहे हैं, परफॉर्मेंस ही बिल्कुल नहीं है। शायकीन नाराज़ है। मिसबाउल हक ने खैर इस पर कुछ कहा है कि हम 3-0 से क्यों हार गए, आपको वो सुना देते हैं। पे डालना या सिर्फ कोचेस पे डालना, मैं हमेशा बिलीव हूँ इट्स अ टीम वर्क। आप एज अ टीम काम करते हैं, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुए तो हम भी उतने ही कसूरवार हैं जितने प्लेयर हैं अंदर, हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने प्लेयर्स हैं। तो एज ए टीम हम नाकाम हुए। ओवरऑल फेलियर ऑफ द टीम है पूरा। आई थिंक वो मिस्टेक्स ज़रूर हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि जी कुछ सही हो ही नहीं रहा या कुछ सही हुआ ही नहीं इन 2 सालों में। सीरीज़ें जीतते हारते आप, ये पार्ट ऑफ द। तो ये कोच मिसबाउल हक साहब की जो आपने गुफ्तगू सुन ली है, और इसी पर हम तज्ज़िया भी ले लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नसीम राजपूत साहब, पहले तो जो मिसबाउल हक साहब कह रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। तीसरा वनडे हारने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी, इतना बड़ा टारगेट था, डिफेंड नहीं कर पाए। क्या हमारी ओवरऑल देखी जाए तो बिल्कुल ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं है, या फिर कप्तानी नाकिस थी जिसकी वजह से हम हार गए? देखिए, समझ में नहीं आया, पहले बैटिंग नहीं चल के दे रही थी या बॉलिंग नहीं चल के दी, क्या बैटिंग भी प्रॉपर तौर पे चल कर दी? ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम टारगेट चेस करने में कामयाब हो गई, इवन कि जब उनके 165 पर 5 आउट कर लिए थे, फिर भी वो लोग टारगेट चेस करने में कामयाब हो गए। बहुत सारी ऐसे लूप होल्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिखाई दे रहे हैं कि जिनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। देखें, जब आप 165 रन पर 5 आउट कर लेते हैं, ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा इसी इंग्लैंड में टेस्ट मैच में 275 चेस कर रहे थे इंग्लैंड, और आपने 114 रन पर उनके 5 आउट कर लिए थे, और उसके बाद आपने टारगेट चेस करवा दिया था। इसका मकसद ये हुआ कि आपकी बॉलिंग में कुछ भी नहीं है, आपकी बॉलिंग में कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, आपकी बॉलिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। देखें यार, आपको याद होगा, माजी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, पाकिस्तान टीम अगर 140, 145, 150 रन करा करती थी, तो वसीम, वक्कार, शुएब अख्तर, आमिर, आसिफ, ये जिस तरीके की बॉलिंग किया करते थे, ये एटलीस्ट 5-6 आउट कर लिया करते थे, मुश्किलात जरूर पैदा करते थे। अभी 140 रन अगर पाकिस्तान टीम कर लेती है तो पता चलता है 9 विकेटों से हार जाते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड टीम 247 रन पे करती है, हम रोक लेते हैं, तो पता चलता है हम 54 रन से मैच हार जाते हैं। 200 रन दिखाई नहीं दे रहे हमारे, देन हम 331 कर लेते हैं। 331 रन हमारी क्रिकेट में बहुत कम स्कोर होते हैं, चाहे कैसी भी पिच हो। हमारा वे ऑफ स्टाइल, हमारा खेलने का तरीकेकार जो है, उस लिहाज से 331 बहुत होते हैं। अब बॉलिंग और कितने रन चाहती है? दूसरी चीज आपकी फील्डिंग, जो पैथेटिक फील्डिंग थी। 165 के बाद इमामुल हक हाथों का कैच छोड़ रहे हैं, हारिस रऊफ हाथों का कैच छोड़ रहे हैं, ये आपकी तैयारियां हैं। नसीम राजपूत साहब, अगर T20 की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली में क्या क्या तब्दीलियां करनी होगी, अपना अंदाज बदलना होगा इंग्लैंड को दबाव में लाने के लिए? आपके समझते जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी अब? देखिए, T20 सीरीज में अल्लाह ही हाफिज है। अभी तो आप इंग्लैंड की B और C टीम के खिलाफ आउट क्लास हो गए, आप वाइट वॉश हो गए एक ऐसी टीम के खिलाफ कि सीरीज शुरू होने से 2 दिन पहले तक उन्हें पता ही नहीं था कि वो मैच खेल रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको उस टीम ने, जो B और C टीम की, उसने आपको आउट क्लास कर दिया। देन अब उनके तमाम प्लेयर्स वापस आ गए, अब बैरिस्टो भी वापस आ गए, अब T20 के नंबर 1 बैट्समैन मलान भी आ गए, अब इयन मॉर्गन ने क़यादत संभाल ली है, जो उनके रूटीन के कैप्टन है, उनके पास जोस बटलर भी आ गए। तो अब उनकी बैटिंग देखें आप, हम इस बैटिंग को नहीं रोक पा रहे थे, हमने
विन से 100 करवा दिया था हमने, क्रोगेरी से 77 रन करवा दिए थे। अब इस बैटिंग को कैसे रोकेंगे और किस माइंडसेट के साथ आप मैदान में उतरेंगे? आप 3-0 आउट क्लास व्हाइट वॉश होने के बाद आ रहे हैं उस टीम के खिलाफ कि जो वहमो गुमान में भी जिन खिलाड़ियों के नहीं था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके 331 रन भी उन्होंने बना लिए और 2 ओवर बचा के चले गए। तो आपकी तो जो तैयारियां थी, आपका जो माइंडसेट था, उसको तो तबाह करके रख दिया उन्होंने। बी और सी टीम ने बिल्कुल हिला के रख दिया। तो अब क्या किस तरह पाकिस्तान टीम कम बैक करती है, क्या कॉम्बिनेशन बनाती है, क्या कॉम्बिनेशन नहीं बनाती है। लेकिन आज मेरी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, अगर बाबर आजम और रिजवान ने ही ओपन की, दोनों ने परफॉर्म किया, दोनों ने रन स्कोर किए, लेकिन देखें वो रन 2 ओवर पहले चेस हो रहे हैं। हाँ जी, बाबर की सेंचुरी बहुत जबरदस्त, और कितने रन बाबर करेगा, 158। रिजवान ने भी रन स्कोर किए। दीगर बैट्समैनों को साथ देना चाहिए, लेकिन T20 फॉर्मेट। ठीक है नसीम राजपूत साहब, आप क्या समझते हैं कल के मैच में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मौका जरूर मिलना चाहिए? और वनडे की हम कारकर्दगी देखें इस बुनियाद पर, फ़हीम अशरफ को हम एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं और फिर हारिस रऊफ को हम खिला रहे हैं, क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए? आपके सामने परफॉर्मेंस, तमाम ही लोगों की परफॉर्मेंस देख लें, शादाब की देख लें, फ़हीम को देख लें, ये वो खिलाड़ी थे यार जो बहुत डेवलप हो गए थे। हाँ जी, तैयार हो गए थे, ये खेप बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। हसन अली एक दिन अच्छे होते हैं फिर खराब हो जाते हैं। शाहिनशाह अफरीदी को तो पता नहीं क्या हो गया, शायद उनके दिमाग जो है वो बहुत आसमानों में, उस तरीके से उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। 70 रन दे रहे हैं, कोई आउट करके नहीं दे रहे। भाई नए बॉल से अगर आप आउट करके नहीं दोगे तो फिर टीम प्रेशर कैसे डालेगी? आपसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। हसन अली 2 रन दे रहे हैं, शादाब 2 रन दे रहे हैं, फ़हीम अशरफ 2 रन दे रहे हैं, हारिस रऊफ तो उनको लाइन लेंथ का नहीं पता। हाँ जी, वो कहाँ से कोई 4 विकेटें ले लेते हैं समझ में नहीं आता। उसके बाद क्रूशल जगह पे वो इतने घबरी हैं कि कैच भी छोड़ देते। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है टीम में। आज जो मिसबाहुल हक ने बात कही कि टीम मैनेजमेंट भी बराबर की जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार है टीम मैनेजमेंट तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। नसीम साहब, अगर बात करें कोचिंग स्टाफ की तो उसमें तब्दीली आपके समझते नागुज़ीर हो चुकी है। और मिसबाहुल हक और वकार यूनुस की बात करें तो काफ़ी तजर्बा रखते हैं, लेकिन सीरीज में हम देखते हैं कि सही हिकमत अमली नहीं बनाई। क्यों, क्या वजह इसकी? इनको बच्चे दिए जाओ, इनको जिम्बाब्वे दे दो, इनको साउथ अफ्रीका की बी टीम दे दो, श्रीलंका की बी टीम दे दो, कि उसको बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। उसके बाद सब अपने रिकॉर्ड भी बेहतर कर लेंगे, सब बेहतरीन हो जाएंगे, सब जबरदस्त दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जहां तगड़ी टीम आती है तो फिर फर्क पड़ता है और फिर उसके बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं। वहां पे टीम मैनेजमेंट केक काट रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन जहां तगड़ी टीम आ गई और उनकी बी टीम आ गई तो फिर कहाँ है आपकी मैनेजमेंट? भाई कहाँ पे दिखाई दी आपकी मैनेजमेंट? आप बैटिंग आप उठा के देख लें किस तरीके की थी, बॉलिंग आप उठा के देख लें, आप टीम का माइंडसेट उठा के देख लें कि जो 331 नहीं बचा पा रही, जो 165 रन पे 5 आउट करने के बाद 332 रन बनवा देती है और वो 2 ओवर बचा के चले जाते हैं। हाँ जी, तो आपका माइंडसेट है कहाँ पे? आप हाथों के कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आपका माइंडसेट नहीं है। एक कैच छूट जाता है, 2 कैच छूट जाते हैं, लेकिन जब 3-4 कैच छूट रहे होते हैं, इसका मकसद है आपके हाथ पैर फूले हुए, आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं है, आपके अंदर इस वक्त वो पॉजिटिवनेस नहीं है कि जो एक एहसास दिलाती है ठीक है मैं जीतूंगा, मैं हार भी सकता हूँ, ठीक है मैं बहादुरों की तरह जाऊंगा। आप बहादुर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, टीम बहादुर है। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर हम यही उम्मीद करते हैं कि अब जो मैचेस होंगे पाकिस्तान उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा, वो हम कल देख लेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।